तो फाइनली बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं जवान मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत होती है इंडिया के बॉर्डर के बाहर एक छोटे से गांव से, जहां पर आसमान से एक बोरी आकर पानी में गिरती है। तभी पानी की आवाज से एक छोटे से बच्चे का ध्यान उधर जाता है। तब कुछ जने मिलकर बोरी को उस गांव में लेकर आ जाते हैं और उसका इलाज करवाया जाता है। काफी सारी पट्टियां लगाई जाती हैं और कुछ टाइम बाद वहां पर पुलिस वाले उस गांव में कब्जा करने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर बेरहमी से वो गांव वालों को मारते हैं। तभी वो गांव वाले गुहार लगाते हैं कि किसी सुरमा को भेजो हमारी मदद करने। तभी वो पट्टियों वाला शख्स वहां पहुंचता है जो कि हमारी फिल्म का हीरो होता है। वो आके सबकी धुलाई करता है और गांव वालों को बचाता है। अब चोट लगने की वजह से उसे कुछ याद नहीं होता है, तो वो गांव वालों से पूछता है कि मैं कौन हूं। तभी एक बच्चा आता है और कहता है कि मैं बड़ा होने के बाद पता जरूर लगाऊंगा कि आखिर आप कौन है। फिर कहानी का सीन कुछ ऐसी जगह शिफ्ट होता है जहां पर 20 साल आगे, जहां मेट्रो ट्रेन में एक फैमिली होती है और ये आपस में कुछ लड़कियां एक दूसरे से बात कर रही होती है कि कहती है कि अब वक्त आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक टनल में जाकर ट्रेन को वहीं पर रुका दिया जाता है। यहाँ जो लड़कियां बातचीत कर रही थी, हम व्यूअर को पता चलता है कि उन्होंने ही इस ट्रेन को हाईजेक करा है। और फिर ग्रैंड एंट्री होती है शाहरुख खान की, जो कंट्रोल रूम में जाकर कहते हैं कि पूरी ट्रेन हमने हाईजेक कर ली है। अगर उस ट्रेन में मौजूद 600 लोगों की जान बचानी है तो तुम्हें मेरी डिमांड्स को पूरा करना होगा। अब एक नेगोशिएटर को बुलाया जाता है जिसका नाम होता है नर्मदा। ट्रेन में पुलिस ऑफिसर भी मौजूद होता है, सबकी जान बचाने की कोशिश करता है, पर टकलू किसी को टिकने नहीं देता। नर्मदा के फोन उठाने पर शाहरुख खान का कहना होता है कि मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करनी है, अगर मेरी उनसे बात नहीं हुई तो सब के सब मारे जाएंगे। अब नहीं चाहते हुए भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कॉल लगाया जाता है और शाहरुख खान से बात करवाई जाती है। तब शाहरुख खान कहता है कि तुम्हारे एग्रीकल्चर में 5 सालों में अब तक 10,281 किसानों ने जान ले ली है। आखिर ऐसा क्यों? मर्सिडीज कार पर सिर्फ 8% लोन है, लेकिन एक किसान अगर ट्रैक्टर भी खरीदता है तो उस पर 13% लोन है। अगर इन सभी लोगों की जान बचाना चाहते हो तो मैं एक अकाउंट नंबर तुम्हें भेज रहा हूँ, उस पर 40,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो। जिस पर की एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना था कि इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। यहाँ पर ट्रेन में जितनी भी हाईजेकर थी वो एसआरके को चीफ करके बुला रही थी। तो यहाँ पर चीफ का कहना होता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो तुम अपने दोस्त या फिर किसी बिजनेसमैन से लाकर दो। उसमें से एक औरत ने आर्या नाम की एक लड़की को ट्रेन में पिटवा लिया था, जो काली की बेटी होती है। उससे फोन भी लगवा दिया जाता है पैसे ट्रांसफर करने के लिए। काली का एक पार्ट को इनके बताए गए अकाउंट पर ट्रांसफर करने पड़ गए पैसे। तब काली चीफ को कहती है कि तुम एक चोर हो। तब चीफ कहता है कि तुम्हारे बाप से बड़ा चोर नहीं हूं मैं, घर जाकर अपने बाप को मेरा नाम बताना, विक्रम राठौड़। इसके बाद हमें हाईजेकर में से एक कल्कि नाम की हाईजेकर की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, जिसके पापा एक किसान होते हैं और आज वह एग्जाम देने के लिए निकल रही होती है। तभी बैंक के रिकवरी एजेंट उसके घर पहुंच जाते हैं और उससे बहुत ज्यादा मारते पीटते और 40,000 मांगते हैं। तब उस किसान का कहना होता है कि बारिश आई नहीं, और जब बारिश आई तब पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी, मुझे 10 दिन का वक्त चाहिए ताकि मैं अपने पैसे चुका सकूं। मगर वो रिकवरी एजेंट उनके साथ मिसबिहेव करता है, इनफैक्ट उसकी लुंगी भी उतार लेता है। सीन को ब्लर दिखाया जाता है, बट यहाँ पर स्टोरी काफी इमोशनली और सैड हो जाती है। बेटी का एग्जाम ना बिगड़ जाए, वो किसान सबसे पहले बेटी को एग्जाम के लिए भिजवाता है और अखबार में एक न्यूज पढ़ता है वो कि अगर किसान की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। और इसी चक्कर में वो अगले दिन फांसी लगाकर अपने आप को मार देता है। और फिर वो एजेंट फिर से आता है और कहता है कि पैसे तो तुमने लौटा दिए, मगर ब्याज का हिसाब अभी बाकी है। और कल्कि की मॉम के गले से मंगलसूत्र तोड़ देता है और इस पर कल्कि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक फावड़ा लेकर उस एजेंट की जान ले लेती है। यही रीजन होता है कि उसने इस चीफ की कमांड को ज्वाइन कर लिया था। नर्मदा एक पुलिस ऑफिसर थी, वो नहीं चाहती थी कि इस ट्रेन में हाईजेकर है वो बाहर निकले यहाँ पर और उसके निकलने का इंतजार करती। मगर यहाँ पर चीफ ने खुद की तरह इन पर मम्मी वाला मास्क लगवा दिया था और खुद भी बाहर निकल गया। 40,000 करोड़ जो थे वो इंडिया के अंदर किसानों में बांट दिए गए। ये सारी इंफॉर्मेशन नर्मदा आकर काली गायकवाड़ को देती है, जिस पर वो अपने बॉडीगार्ड सभी को कहता है कि शांति रखो, इससे हम पकड़ लेंगे वक्त आने पर। मीनवाइल चीफ को देख पाते हैं यहाँ पर, जो अपने फेस से अपना मास्क उतारता है और हमें पता चलता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा जवान है। काली अपने पिता के पास आकर कहती है कि जान तो बच गई, मगर जिसने हमें किडनैप किया था उसने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, वो है विक्रम राठौड़। ये नाम सुनकर काली अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि महिला थाने का पुलिस इंस्पेक्टर, इनके थाने को सोशल वर्कर अच्छे कामों के लिए इनाम मिलता है। जेल में रहने वाली महिलाएं स्कूल बच्चों के लिए ड्रेसेस बनाया करती है और चीफ की एक मुंह वाली माँ भी है
जो उसे आजाद कहकर बुलाती है और कहती है कि अब तो बहुत टाइम हो गया है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और हर बार की तरह इस बार तुम इस लड़की को रिजेक्ट नहीं करूंगी। जब वो लड़की दिखाई देती है तो वो होती है 6-7 साल की एक छोटी सी बच्ची और वो कहती है कि मैं अपने लिए एक पापा ढूंढ रही हूँ और लड़की की मुलाकात तुमसे तभी होगी जब मैं पूरी तरह तुमसे सेटिस्फाई हो जाऊंगी कि क्या तुम मेरे पापा बनने लायक भी हो या फिर नहीं। बच्ची जो थी वो बहुत ही ज्यादा चुलबुली और बहुत ही क्यूट थी, लेकिन पढ़ने में थोड़ी डफर थी। आई होप कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो पढ़ने में डफर ना हो। उस गर्ल का नाम था सूजी, जो लास्ट एग्जाम में एक सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब में फेल हो गई थी और उसकी मॉम जो होती है वो होती है नर्मदा, जिसे देखकर खुद आजाद चौंक जाता है। उसे जो मिशन सक्सेसफुली करने थे उनसे पीछे नहीं हट सकता था वो, और फाइनली इन दोनों के बीच बातचीत होती है और एटलीस्ट शादी पक्की हो जाती है। नर्मदा की बैक स्टोरी ऐसी होती है कि वो शहर से बाहर पढ़ने के लिए गई होती, वहीं उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और रिलेशनशिप के अंदर वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। मगर जब बात शादी की आती है तो वो कहता है कि जब तक तुम अबॉर्शन नहीं करवाओगी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, और फिर उसने रिलेशनशिप को छोड़कर वो अपनी बच्ची को चुनती है। इसीलिए उस बच्ची ने अपने पापा को नहीं देखा होता है, बस यही रीजन होता है कि वो अपने लिए पापा ढूंढ रही होती है। अब एक सीन आता है जिसमें आता है कि एक हेल्थ मिनिस्टर जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें, बढ़िया एजुकेटेड डॉक्टर्स और इतने सारा स्टाफ, बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर आप में से किसी को भी इलाज करवाना है तो आप प्राइवेट की जगह पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइएगा। तभी दूर से एक हाईजैकर आकर उसके कंधे पर शूट कर देती है, तभी ढेर सारी गाड़ियां उस मंत्री जी को बचाने आती है और एक की जगह बहुत सारी एम्बुलेंस आती है। सभी को लगता है कि हेल्थ मिनिस्टर बैठ गए हैं और उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जाता है, मगर पता चलता है कि दूसरी वाली एम्बुलेंस मंत्री जी को चीफ किडनैप कर देता है और उन्हें पास ही एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां पर कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, ना ही कोई व्हील चेयर, ना ही गैस मास्क, अच्छे डॉक्टर्स भी नहीं थे। तब डॉक्टर कहते कि मैं तो मंत्री जी की जान नहीं बचा सकता, क्योंकि मुझे कम से कम 4 डॉक्टर और चाहिए और बहुत सारी मेडिकल की उनके ऊपर बड़ी बड़ी मशीनें लगेगी। ये सारी चीजें रिकॉर्ड करवाकर अपनी डिमांड्स लेकर नेगोशिएटर से बात करता है चीफ, जिस पर नेगोशिएटर का कहना है कि मंत्री जी को बचाना है तो हम तुम्हारी डिमांड्स को पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है, इसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि इंडिया के सारे हॉस्पिटल में ये सारी की सारी फैसिलिटीज मुझे चाहिए। ये सुनकर नर्मदा मना कर दी थी, जिस पर चीफ का कहना था कि मुझे किल जॉर्ज से बात करवाओ, उन्हीं के पास इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। जब किल जॉर्ज से बात करवाई जाती है तो उसे याद आ जाता है क्योंकि आज से बहुत साल पहले 50 बच्चे जान से मारे गए थे। बेसिकली शहर के अंदर एक जहरीली फैल गई थी और उस वजह से कोई भी बच्चे सांस वगैरह नहीं ले पा रहे थे। तब ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने की वजह से डॉक्टर भी परेशान थे। इरम नाम की डॉक्टर होती है जो फोन लगाकर कहती है कि जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाइए वरना इन छोटे बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। मगर जॉर्ज का कहना था कि फिनाइल की बॉटल भी किसी हॉस्पिटल में आती है तो उस पर कमीशन भी नीचे से लेकर ऊपर तक लिया जाता है। तब इरम का कहना है कि मैं हेल्थ मिनिस्टर से आपकी शिकायत करूंगी। तब जॉर्ज का कहना था कि मिनिस्टर भी इन सब में शामिल। तभी इरम बात करके आती है और इतने में सारे बच्चे मारे जाते हैं। नेक्स्ट दिन इरम के अगेंस्ट ही उस पर केस हो जाता है और वो अस्पताल में ड्रग के नशे में थी, जो अस्पताल में बच्चों की हालत ऑक्सीजन की वजह से नहीं बल्कि इरम की वजह से ऐसी हुई है। ये सारी बात जॉर्ज टीवी पर बताता है तो उसे सारे अकॉर्ड पास करने पड़ते और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसके अंदर अच्छे सर्जन, मेडिकल स्टाफ, बढ़िया अच्छी फैसिलिटीज, बढ़िया इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दी जाती है। जो काम पिछले 10 सालों में हेल्थ मिनिस्टर नहीं कर पाए वो अभी सिर्फ 5 घंटों में हो गया है। अब लास्ट टाइम इस बार भी नर्मदा चाहती थी कि ट्रेन वाले हादसे में तो वो चीफ और वो लोग हाथ से निकल गए थे, पर इस बार वो हाथ से नहीं जाने चाहिए। तब नर्मदा अपनी पूरी टीम लेकर वहां पर हमला बोल देती है। यहाँ अगेन बहुत कड़क फाइट होती है, बढ़िया सीजीआई वीएफएक्स यूज किए जाते, अच्छी खासी फाइट चलती है। आखिर नर्मदा उसके फेस पर वो मास्क था जो हटा देती है, जिससे कुछ बाल उस पर आ जाते हैं। डीएनए टेस्ट करवाने पर मालूम चलता है कि वो तो वीक लगी होती है, तो सब कुछ मिक्स हो जाता है। अब एज का पता नहीं चल रहा होता है। अब उसका एक स्केच बनवाया जाता है और अगले दिन होती है आजाद और नर्मदा की शादी, और वो ईरानी यानी सुनील ग्रोवर को कहती है कि अगर स्केचर बन जाए तो मुझे कॉल कर देना। एक तरफ आजाद ये सोच रहा होता है कि आज शादी की रात में नर्मदा को सब कुछ सच बता दूंगा, वो चोरियां करने का पीछे रीजन क्या था, पूरा मास्टर प्लान किसका था और इन सब के पीछे मैं शामिल क्यों, वगैरह वगैरह। पर तभी ईरानी के भेजे हुए स्केच नर्मदा के पास आ जाते हैं और वो स्केच की वही शक्ल थी जो आजाद की थी। यहाँ नर्मदा आजाद को सीधा गोली मार दी थी और अब यहाँ इनकी बातचीत और उनकी फाइट खत्म और नहीं होती, उससे पहले ही वहां पर दूसरे गुंडे भिजवा दिए जाते। काली के दोनों की धुलाई पिटाई होती है, एसआरके और नैनतारा दोनों की। काली का भाई होता है, वो कहता है पति तो प्लानिंग बनाता है पैसा निकलवाने की, और वहीं पर पत्नी जो है वो पैसा निकलवा भी देती है और उन्हें छुड़वा भी देती है। और आजाद की जो टीम होती है वो प्रिजनर्स की होती है, तो जेल के अंदर वो यहाँ तो पहुंच नहीं सकती। अब उन्हें बचाने कौन आएगा? फिर एक ग्रैंड एंट्री होती है शाहरुख खान की, ऑर्डर वाले, जो कि होते हैं विक्रम राठौर। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है विजय सेतुपति,
पर यानी कि काली पर वो इस वक्त एक आम डीलर है और एक बड़ी डील के चलते दूसरे आम डीलर के साथ डील कर लेते हैं और ये डील कोई छोटी मोटी नहीं होती, लाखों करोड़ों की डील होती है। और अब एक तरफ विक्रम राठौड़ अपने बेटे यानी आजाद राठौड़ को बचा कर ले आते, वहीं दूसरी तरफ नर्मदा यानी पुलिस टीम में वापस आती और सभी को बताती है कि क्योंकि पीछे विक्रम राठौड़ और आजाद राठौड़ का हाथ है और इनकी जो 6 लड़कियों की टीम है वो जेल के अंदर है। मैंने उनके फेस भी देख लिए और मैं जानती हूँ कि वो कौन कौन लड़कियां हैं, मगर विक्रम की लोकेशन निकलवाने के लिए मुझे उन 6 लड़कियों से बात करनी पड़ेगी। रानी ये बात कॉर्नर पर माइक लगवाकर ये बात लड़कियों तक भिजवा देता है। अब नर्मदा उन 6 लड़कियों के बीच में आकर झूठ झूठ कहती है कि आजाद एक अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि एक चोर है, एक लुटेरा है, उसने मेरे साथ भी धोखा किया है, मुझे भी जेल में डाल दिया गया है, तुम्हारा भी यही हाल होगा, तुम्हें भी मार दिया जाएगा। जहां पर लक्ष्मी बताती कि ऐसा नहीं है। यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां पर विक्रम राठौड़ की पास स्टोरी को दिखाया जाता है। ये जो विक्रम राठौड़ है ये स्पेशल ऑफिसर है, मतलब इनकी कमांडो की टीम है। इन्हें प्यार हो जाता है दीपिका पादुकोण से या ऐश्वर्या से। कमांडो से खबर आती है कि पास में ही टेररिस्ट ग्रुप हमला करा है, हमारे करीब 40 जवानों की ऐसी की तैसी कर डाली है। 32 मार दिए गए हैं और 2 घायल हो चुके, 6 को अगवा कर दिया गया। अब ये लोग अपनी गन वगैरह लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। स्टार्टिंग इनकी गन सही से काम करती है, पर बाद में वह चलना बंद हो जाती है और सारे के सारे ऑफिसर्स अपनी गन की वजह से परेशान होते हैं, लड़ नहीं पा रहे होते और घायल हो जाते हैं। मगर एट द एंड इनकी फाइटिंग स्किल अच्छी होने की वजह से ये बच जाते हैं और वहां पर धमाका करके और इन टेररिस्ट को खत्म करके आ जाते हैं और सभी सोल्जर्स की जान बचाकर वापस ले आते हैं। और इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद जब इनको मेडल वगैरह मिलता है तो विक्रम राठौड़ का कहना होता है कि हमें मेडल तो मिल गया है, लेकिन हमारे कितने ही जवान शहीद हो चुके हैं। रीजन ये नहीं था कि उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, रीजन ये था कि जो गन्स हमने लेटेस्ट लॉट वाली यूज करी थी, MI3 के नाम से थी, वो सारी की सारी गन्स बेकार थी और फाइट के दौरान चल नहीं रही थी। तो कमांडर से पूछताछ करवाते हैं कि गन्स कहां से सप्लाई करवाई गई, तो पता चलता है कि ये गन्स काली गायकवाड़ से वाला लॉट उन्हें सप्लाई किया था। और फिर एक मुकदमा चलता है जिसमें काली गायकवाड़ आम डीलर और विक्रम राठौड़ आमने सामने बैठे होते। विक्रम राठौड़ का कहना था कि तुम्हारी गन्स चलती नहीं है, जहां काली का कहना था कि तुमको चलाने आती नहीं है, मेरा ऑफिसर्स भेजूंगा, वो तुम्हें चलाना सिखा देंगे और जिन लोगों की मौत वगैरह हुई है उनका पैसा मैं दे दूंगा। तो फिर विक्रम राठौड़ को बहुत गुस्सा आता है और विक्रम को कहता है तुम्हारा कहना है कि हमें बंदूक चलाने नहीं आती है, चलो बताओ मुझे इसका प्रोसेसर क्या होता है। मैगजीन डालते और फिर शिफ्ट ओपन करते और फिर इन करते और फिर शूट करते, राइट? वो बोले हाँ एकदम सही किया। शूट करता है और निशाना बदलकर काली गायकवाड़ पर कर देता है, जो बेचारा डर जाता है। मगर खराब बंदूक होने की वजह से यहाँ पर भी वो चलती नहीं है और जिस पर जज को ऑर्डर देना पड़ता है कि काली गायकवाड़ के जितने भी लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने लिए थे वो हॉल्ड पर रख दिए जाएंगे और जितनी भी गन्स बन चुकी है उनकी टेस्टिंग की जाएगी। अगर खराब निकलती है तो उसको बैन करके और काली गायकवाड़ को जेल भिजवा दिया जाएगा। रात को जब विक्रम राठौड़ अपने घर पहुंचता है तो दीपिका के साथ अपने कुछ स्पेशल मोमेंट स्पेंड कर रहा होता है, तभी कुछ गुंडे आकर वहां पर उस पर अटैक कर लेते हैं और फिर उन दोनों और उनके कुत्ते को भी जान से मार देते हैं। फिर उन दोनों पर हमला बोल देते हैं। अब होता यह है कि वो लोग विक्रम को तो वहां से अपने साथ उठाकर ले जाते, बसती है ऐश्वर्या, उसके घर पर 3 पुलिस वाले भेज दिए जाते और ये बताया जाता है कि तुम्हारा पति जो है वो देशद्रोही है और उसके घर से ढेर सारा ड्रग्स और पैसा बरामद हुआ है, उससे तो सजा मिलेगी, पर अगर तुम सजा से बचना चाहती हो तो इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो। मगर ऐश्वर्या इस बात को जानती थी कि विक्रम ने कोई गलती नहीं करी है। वो उन्हीं तीनों को जान से मार देती है और फिर उसे जेल भेज दिया जाता है और फांसी की सजा होती है। यहाँ पर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इंडिया के लोग के अनुसार जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे रियायत दी जाती है कि जब तक कि उसका बच्चा 5 साल का ना हो तब तक उसे फांसी नहीं दी जा सकती। यहाँ पर जेल में उससे मुलाकात करने काली फिर से आता है और यहाँ बहुत ही फनी कन्वर्सेशन होता है उनका। जब फांसी देते हैं तो आंखें बाहर आ जाती है और जीभ लटक जाती है और फटाक से इंसान की मौत हो जाती है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसे ही होगा। जिस पर ऐश्वर्या का पूछना था कि विक्रम कहाँ पर है। यहाँ पर विक्रम को दिखाया जाता है जिसमें काली ने उससे मार पीट कर बहरम कर दिया जाता है, सीने में 5 गोली ठोककर प्लेन से फेंक देते हैं। यानी स्टार्टिंग में वाला जो सीन होता है जब एक लाश हमको गांव के किनारे मिलती है। अब यहाँ 5 सालों में क्या होता है, वो उनका एक बच्चा होता है जिसका नाम आजाद रखती है वो, और जेल के अंदर जो घूमता फिरता रहता है, जेल के लोग ही उसकी फैमिली बन जाती है। जब 5 साल पूरे हो जाते तब उसकी माँ उसको कह देती है कि तुम्हें अपने पिता का नाम रोशन करना है, विक्रम राठौड़ तुम्हारे पिता का नाम है, उन्हें देशद्रोही करार दिया था और उनके सर पर लगा ये जो दाग है तुम्हें हटाना है, मेरा तुमसे आखिरी अलविदा है। और ये कहकर वो चली जाती है, जिसके बाद ऐश्वर्या को फांसी दे दी जाती है। कहानी अगेन प्रेजेंट में आती है जहां पर ये सारी सच्चाई नर्मदा को पता चल जाती और अब वो ये डिसाइड करती कि वो अब आजाद का साथ देगी। ईरानी जो कि पुलिस टीम में उसके साथ था वो बताता है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता हूँ, मैं काली गायकवाड़ के लिए काम करता हूँ, तुम सब मारे जाओगे। अब यहाँ पर अगेन सबके बीच में फाइटिंग वगैरह शुरू होती है, परंतु लास्ट मोमेंट पर यहाँ आजाद पहुंचकर हालांकि वो नर्मदा को बचाने में कामयाब हो जाता है
है, मगर लक्ष्मी जान से मारी जाती है। लक्ष्मी को जान से बचाने की काफी कोशिश की जाती है, मगर 6 लड़कियों की टीम में अब 5 ही बचे होते हैं। जहां पर नर्मदा कहती कि तुम्हारी 6 लड़कियों की टीम 6 ही रहेगी, क्योंकि अब मैं भी इसमें शामिल हूँ। अब सभी का अगला मिशन था कि आर्म डीलिंग के तहत सारा पैसा कालीघाट क्वार्ट के पास आने वाला है, उसे किसी भी तरह रोकना है, क्योंकि ये पैसा उसके पास आ गया तो वो इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा। जिसके पास इलेक्शन की पावर होती है, यानी कि नेता बनने की पावर होती है, वो इस देश को चलाने लग जाता है। अब जिन कंटेनर में पैसा जा रहा होता है वो रोकते हैं और बहुत सारी फाइटिंग वगैरह होती है। पैसे को चुराने में आजाद तो कामयाब हो जाता है, मगर गलती से विक्रम राठौर उसके हाथ लग जाता है काली के, और यहाँ पर फिर धुलाई पिटाई होती है विक्रम राठौड़ की। वहीं पर हम देखते हैं कि आजाद ने अपना नया वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि बेलमवाड़ा महिला थाना हमारी कैद में है। 6000 कैदियों को हमने बंदूक की नोक पर रखा है। हमारी मांगों को पूरा करने के लिए एक नेगोशिएटर को फिर से भेजा जाए। यहाँ पर बुलाया जाता है संजय दत्त को, जो कि थोड़ा कड़क होता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर कोई मांगे पूरी नहीं करूंगा, मैं सीधा हमला करवाऊंगा। अब जहां पर 100 शॉर्चर्स को वो भेजता है, सामने 6000 महिलाएं जिनके हाथ में गन्स होती है। संजय दत्त को उनकी बात माननी पड़ती है, जिसमें आजाद का कहना था कि एक तरफ जहां कालीघाट क्वार्ट का पैसा जा रहा था, उसी तरफ इलेक्शन के लिए वोटिंग मशीन जा रही थी। दोनों ही मेरे पास है। इनको रिलीज करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इंडिया के अंदर 253 ऐसी फैक्ट्रीज है जिनसे निकली हुई हवा वायु को प्रदूषण कर रही है, और उनसे निकला हुआ पानी वाटर को पॉल्यूट कर रहा है, और उनकी निकली हुई गैसें शहर की ऐसी की तैसी कर रही है। इन पर बैन लगाया जाए। कमिश्नर मीटिंग बुलाकर 253 कंपनीज पर बैन लगाते हैं, मगर जाते जाते आजाद अपना फेस रिवील करता है कि मैं विक्रम राठौड़ नहीं बल्कि आजाद राठौड़ हूं, और मेरी गवर्नमेंट से ही नहीं बल्कि भारत देश में रहने वाले सभी लोगों से गुजारिश है अपनी उंगली को सोच समझ कर दबाएं। सरकार चुनने से पहले उनसे ये पूछो कि अगर अगर हम आपको चुनते हैं तो मुझे गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिलेगी या फिर नहीं, फिर अस्पताल में सही से दवाइयां प्रोवाइड होगी। एट एंड उसी थाने में विक्रम राठौड़ और आजाद राठौड़ मिलकर काली और उसकी गैंग की बैंड बजाते हैं, और काली को उसी के अंदाज में फांसी दी जाती है। आंखें बाहर आ जाना, जीभ लटक जाना और फटाक से मौत हो जाना। तो कहानी का यहीं पर